So today we are discussing about humoral immunity. Okay, last class we discussed about cell-mediated immunity. So today we are discussing about humoral immunity. And as I told in the last class that the cell-mediated immunity is an immunity which is related with what? It is related with the T lymphocyte, and humoral immunity will be something which will be related with antibodies, which will be related with B lymphocytes. So today we are going to talk about humoral immunity. Okay. So in humoral immunity you can see B lymphocytes produces an army of proteins in response to antigenic or pathogenic presence. Okay, that means whenever there will be any kind of antigen or pathogen present inside our body, B lymphocytes are known to produce some proteins which are called as antibodies or इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, ये भी हम लोगों ने बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में पढ़ा है कि कैसे हेल्पर टी सेल एनालाइज करके सिग्नल देता है बी लिम्फोसाइट को एंड कैसे बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडी का, वही डिस्कशन है. यहाँ पे मैंने तुम लोग के रेफरेंस के लिए लिख दिया है दैट बी लिम्फोसाइट व्हेनेवर इट विल गेट सिग्नल फ्रॉम द हेल्पर टी सेल इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल जिसका काम है क्या बनाना, एंटीबॉडीज, एज वेल एज इट विल फॉर्म व्हाट, मेमोरी बी सेल. सो जो मेमोरी बी सेल है उसमें भी एबिलिटी है सेम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का, लेकिन ये मेमोरी बी सेल जाके क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, सो दैट फिर कभी ये पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आए तो ये बी सेल कैन प्रोड्यूस द नेसेसरी एंटीबॉडी एंड इट कैन सेंड टू फाइट ओके एट दैट प्लेस ऑफ इंफेक्शन. तो ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में रखा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटीबॉडी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस डिस्कशन. टुडेज डिस्कशन यू कैन से बहुत ज्यादा एंट्रेंसेस में भी क्वेश्चंस आता है फ्रॉम द एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. तो एंटीबॉडी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ओके, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. दैट मींस अगर बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट है तो उस एंटीजन का प्रेजेंस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. वो ऊपर में भी अभी हम लोगों ने बात किया. ईच एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन्स. 2 long chains called as heavy chain, molecular weight 50,000 Dalton. 2 short chains called a light chain, molecular weight 25,000 Dalton. Hence, an antibody is represented by H2L2. 2 heavy chain H2, 2 light chain L2. उसको हम लोगों ने यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझने का कोशिश किया है. ठीक है, ये जो लंबा चेन दिखाई दे रहा है ये क्या चेन है, हेवी चेन. और एक जो छोटा ब्लू कलर में चेन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लाइट चेन. तो एक लंबा वाला हेवी चेन, छोटा वाला लाइट चेन. हेवी चेन एंड लाइट चेन के बीच में यू कैन सी हेवी चेन के बीच में भी एक बॉन्ड है एंड लाइट चेन एंड हेवी चेन के बीच में भी एक बॉन्ड है. ये बॉन्ड क्या बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो ये दोनों जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये सब कैसे बना हुआ है, अमीनो एसिड से बना हुआ है एक एक चेन. तो ये जो चेन ऑफ अमीनो एसिड है वो दूसरे वाले चेन के साथ या हेवी चेन या हेवी और लाइट चेन के बीच में ऐसा क्या बॉन्ड है जो इनको पकड़ के रखता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने में मदद करता है, वो बॉन्ड है क्या बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है ना, दो मतलब इस बॉन्ड को अगर मैं जूम करके देखूं सो इट इज समथिंग लाइक दिस. अ डाइसल्फाइड बॉन्ड वी हैव टॉक्ड इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, है ना. तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे करके प्रेजेंट है. इट इज द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन्स आफ्टर पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट. ये हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है ये जो नीचे का रीजन है इसको हम लोगों ने क्या रीजन बुलाया, एफसी रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन रीजन. ठीक है, ये एक नॉन वेरिएबल रीजन है. नॉन वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब है स्पेसिफिसिटी. एफसी रीजन नॉन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एफसी रीजन जो है उसमें कौन बाइंड करता है, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में पढ़ाया है, एनके सेल, केटी सेल, ये सब बाइंड करता है इधर, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड करता है इधर. तो हमारे बॉडी का एनके सेल तो क्या है, वो कोई स्पेसिफिक सेल नहीं है, वो तो नॉन स्पेसिफिक है. उसको जहां पे भी एफसी रीजन मिलेगा वो वहां पे ही बाइंड करके अपना काम कर लेगा. एनके सेल को जहां पे एफसी रीजन मिलेगा वो वहीं पे बाइंड करके अपना काम कर लेगा. तो अलग अलग एनके सेल हमारे बॉडी में नहीं है जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिसिटी बनाना पड़ेगा. लेकिन ये जो रीजन है इस रीजन को क्या बोला गया है, वेरिएबल रीजन. इट इज एंटीजन स्पेसिफिक. इस रीजन को वेरिएबल होना पड़ेगा बिकॉज ये वो रीजन है जो जाके कहाँ बाइंड करता है, एंटीजन में बाइंड करता है, एंटीजन के सरफेस में बाइंड करता है. तो ये वाला जगह एंटीजन के सरफेस में जब बाइंड करेगा तो हमको पता है एंटीबॉडी आर एंटीजन स्पेसिफिक. तो हर अलग अलग एंटीजन के अकॉर्डिंगली इस एंटीबॉडी को अपना जो ये वाला रीजन है उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. इसलिए ये जो पूरा चेन है ना, ये जो अगर हेवी चेन अगर हम लोग देखें, हेवी चेन का सिर्फ वो ऊपर का हिस्सा जो एफएबी रीजन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हिस्सा वेरिएबल है. ठीक है,
लाइट चेन का वो हिस्सा जो एफएबी रीजन बनाने को मदद कर रहा है वो वेरिएबल है, ठीक है। ये रीजन नॉन वेरिएबल है, ये रीजन नॉन वेरिएबल है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबिलिटी जहां जरूरत है वहीं पे वेरिएबिलिटी आएगा, जहां पे वेरिएबिलिटी का कोई जरूरत नहीं वहां पे क्यों आएगा? यहाँ पे वेरिएबिलिटी का जरूरत नहीं है। एनके सेल, ये रीजन एक्सपोज मिलेगा तो एनके सेल इधर बाइंड करेगा ही, ये रीजन एक्सपोज मिलेगा तो किलर टी सेल इधर बाइंड करेगा ही, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बाइंड करेगा ही, तो उन लोगों को कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। लेकिन ये जो रीजन है एफएबी रीजन या पैराटोप या एंटीजन बाइंडिंग साइट जो भी बोल लो, ये रीजन को एंटीजन स्पेसिफिक बनने के लिए इसको अलग अलग वेरिएबिलिटी शो करना पड़ेगा। इसलिए ये जो लाइट चेन है, लाइट चेन का ये ऊपर का हिस्सा वेरिएबल है, नीचे का हिस्सा नहीं है। सिमिलर इसका ऊपर का हिस्सा वेरिएबल है, फिर ये हेवी चेन का जो नीचे का हिस्सा है वो नॉन वेरिएबल है, क्योंकि जरूरत नहीं है ये, इसलिए मैंने इस जगह को ऐसे करके वेरिएबल रीजन इट इज एंटीजन स्पेसिफिक लिखा है, ठीक है। एंड जब तुम लोग ये डायग्राम करोगे, अगर चाहो तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख के रख सकते हो। मैंने देखो एक बॉर्डर के जैसा बनाया है लाइट चेन में, बॉर्डर के जैसा बनाया जिसका आधा हिस्सा क्या है, आधा हिस्सा नॉन वेरिएबल है, जो ऊपर का हिस्सा है जो एफएबी रीजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो वेरिएबल है। सिमिलर ये जो हमारा हेवी चेन है, हेवी चेन में मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया है, तो ये वेरिएबल रीजन, ये नॉन वेरिएबल रीजन, ठीक है। रीजन अगर पूछा जाए ये वेरिएबल रीजन क्यों, बिकॉज एफएबी रीजन इज एंटीजन स्पेसिफिक। पूछा जाए ये नॉन वेरिएबल क्यों, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिसिटी इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी बाइंड कर सकता है, एनके केटी कॉम्प्लीमेंट, इसका कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल रीजन बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड हाउ इट इज मेड, विथ व्हाट इट इज मेड, ये सब मैंने बोला है। नाउ वी विल मूव इनटू द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो 5 टाइप्स क्या क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नोट बना लो। So here we are discussing about the 5 classes of antibody, and as you can see here I have made notes for 3 of them, and 2 of them I will make it in the next after I rub it. So IgA is the first antibody that we are talking here about. IgA is immunoglobulin A, and immunoglobulin A ये बहुत important है, ये याद रखना पड़ेगा। 15% of total antibody count, हमारे बॉडी में अगर 100% ऑफ द एंटीबॉडी फॉर्म होता है उसका 15% आईजीए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन म्यूकस सिक्रेशन, कहाँ पाया जाता है ये जानना पड़ेगा। इट इज फाउंड इन म्यूकस सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, वेजाइना, अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट मींस ओसोफेगस, अपर पार्ट में क्या आ जाएगा, ओसोफेगस आ जाएगा, उसके बाद हमारा अपर थोड़ा सा स्टोमक का भी हिस्सा आएगा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो पता ही है सब लोग को, भेजाइना, ये सब का जो म्यूकस सिक्रेशन होता है उस म्यूकस सिक्रेशन में इस एंटीबॉडी को सिक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। ये उस म्यूकस में हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखो हम लोग बार बार जब सांस ले रहे, चांस है कि नहीं कि कोई बैक्टीरिया जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस सकता है, चांस है ऑब्वियसली। कोई वायरस जाके घुस सकता है, चांस है ऑब्वियसली। तो कोई बैक्टीरिया ये सब अगर घुसेगा, वायरस घुसेगा, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस सिक्रेशन है, बैक्टीरिया को वो म्यूकस सिक्रेशन ट्रैप कर लेगा, और उस म्यूकस सिक्रेशन में कौन प्रेजेंट, आईजीए। या आईजीए तुरंत क्या करेगा, बाइंड करेगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के साथ। अगर वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में पहले भी आ चुका है तो बाइंड करेगा, और बाइंड करके उस बैक्टीरिया को म्यूकस सिक्रेशन में ही मार दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडी इन सब का म्यूकस सिक्रेशन में पाया जाता है, जो कंटिन्यूअसली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम लोगों में शो करता है, ठीक है ना। बचपन से कितना सारा बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया होगा, लेकिन उन सब बैक्टीरिया का हम लोगों ने कभी ना कभी एंटीबॉडी बॉडी में बनाया है, चाहे वो वैक्सीन लेके बनाया है या नेचुरली बनाया तो है। अब तो ऐसा नहीं है कि वो बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा रहा है, वो तो जाएगा ही, जा ही रहा है। लेकिन जब वो जा रहा है तो आज वो हमारे में इन्फेक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आईजीए म्यूकस सिक्रेशन के साथ निकल रहा है, और उस बैक्टीरिया का इपीटोप में इसका पैराटोप बाइंड कर रहा है, करके उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के बारे में मैंने पढ़ाया है, कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि आफ्टर पार्टुरिशन जो येलोइश कलर फ्लूइड निकलता है टिल 48 आवर्स, है ना, उस येलोइश कलर फ्लूइड मतलब ब्रीथ से जो निकलता है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बुलाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा फैट्स प्रेजेंट है, इसलिए उसका कलर येलोइश है, एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रेजेंट है, इसलिए भी उसका कलर येलोइश हो जाता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एज वेल एज 6 महीना तक जब तक नर्सिंग चलते रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोलोस्ट्रम निकलना बंद हो गया, नॉर्मल मिल्क निकलना शुरू हो गया तो एंटीबॉडी का मिल्क में आना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एंटीबॉडी मिल्क में आते रहेगा एटलीस्ट टिल 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पार्टुरिशन, ठीक है। इट हैज 4 पैराटोप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है ऐसा,
ये FAB region, FAB region, FAB region, FAB region, and they have one compound FC region. समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पे भी ये क्या कर सकता है, एक बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और चारों बैक्टीरिया को एक ही टाइम पे खत्म कर सकता है. यहाँ पे एनके आके बाइंड करेगा, आके क्या छोड़ देगा, पार्फोरिन. वो पार्फोरिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया बाइंड हुआ है, यहाँ पे जो बाइंड हुआ है, यहाँ पे जो बाइंड हुआ है, यहाँ पे जो बाइंड हुआ है, चारों को एक साथ क्या कर देगा, फिनिश. आई होप ये समझ में आया होगा. मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आईजीडी. आईजीडी में क्या मिलेगा, फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी काउंट. ठीक है ना? तो ये और ये दोनों मतलब बहुत कम सिग्निफिकेंस है इनका हमारे बॉडी में. देयर कंट्रीब्यूशन इज इवन लेस देन 1% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बी लिम्फोसाइट्स. ओके, इसका काम क्या है, देखो इसका काम ये है, ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बी सेल्स के सरफेस में पाया जाता है. ठीक है, सपोज ये कोई बी लिम्फोसाइट का सेल है, इसके सरफेस में ये आईजीडी जो है वो इसके सरफेस में ऐसे 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 प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, लेकिन इसका ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कोई एनके सेल वगैरह आके बाइंड नहीं करेगा. ये पोर्शन बेसिकली सिग्नल लेने के लिए बना हुआ है. एंड व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल, वो जो हेल्पर टी सेल जो सिग्नल भेजता है एनालाइज करने के बाद, ठीक है ना, मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से उठाता है क्या, दैट पार्ट ऑफ द एंटीजन, और उठा के क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, करके सिग्नल देता है बी लिम्फोसाइट को. बी लिम्फोसाइट वो सिग्नल रीड करके फिर वो फाइटिंग एंटीबॉडी बनाता है. वो जो सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल का रिसेप्शन इस बी लिम्फोसाइट को करने में कौन मदद करता है, ये आईजीडी मदद करता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट हैज अ रोल इन एक्टिवेटिंग एंड सप्रेसिंग द लिम्फोसाइट एक्टिविटी. जब हेल्पर टी सेल सिग्नल देगा तब ये सिग्नल को उठाएगा और उठा के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा. जब सिग्नल नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन रोक देगा. ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते ही जा रहा है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन का, ऐसा तो नहीं है. उसका एंटीबॉडी जब इन्फेक्शन होगा सिर्फ तभी प्रोड्यूस होगा. इन्फेक्शन खत्म उसके बाद तो प्रोड्यूस करते नहीं रहेगा. सो दैट इज द पॉइंट कि इसके सरफेस में जो आईजीडी है वो हेल्पर टी सेल जब सिग्नल भेजता है, उस सिग्नल को रिसीव करने में और बी लिम्फोसाइट को बताने में कि तुमको अभी ऐसा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, उसमें इसका रोल है. जब इन्फेक्शन खत्म, हेल्पर टी सेल क्यों सिग्नल भेजेगा, तब सिग्नल जब आएगा नहीं तो ये बी सेल को बोलेगा अभी और ये एंटीबॉडी बनाने का जरूरत नहीं है, उसका काम हो गया और मेमोरी भी बना के स्टोर कर दिया, अभी और तुमको बनाने का जरूरत नहीं है, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल. कि नेक्स्ट अगर कोई हेल्पर टी सेल से सिग्नल आएगा तब फिर से तुमको अपना फैक्ट्री चालू करना पड़ेगा. ठीक है, फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल्स. ठीक है, फंक्शन आई होप तुम लोग को समझ में आ गया. आईजीई फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, ये भी बहुत कम. मेडिएटर इन एलर्जिक रेस्पॉन्सेस, अगर एलर्जिक रेस्पॉन्सेस रिलेटेड तुम लोग को कोई भी एंटीबॉडी के बारे में पूछा जाए, डायरेक्ट आईजीई को टिक मारना. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है तब आईजीई का नंबर बढ़ता है एंड आईजीई उस एलर्जिक रेस्पॉन्स को मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है, एम्पलीफाई करता है. यू कैन से ऑल दिस वर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी कि ये इस तरीके का रेस्पॉन्स है ना. बॉडी में कभी कोई एंटीजन आ गया तो हिस्टामाइन मास्ट सेल ने वहां पे रिलीज किया, जिसके वजह से बाकी सेल्स को वहां पे बुलाया गया, तो वहां पे ये भी जाएगा, आईजीई भी जाएगा उधर, और जाके वो क्या करेगा, आसपास का मास्ट सेल को और स्टिमुलेट करेगा सो दैट वो लोग और हिस्टामाइन रिलीज करे और इन्फ्लेमेशन करे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी वहां पे पहुंचे और पहुंच के फाइटिंग हो और घुसपेटिया को मार दिया जाए. ठीक है ना, एंटीजन को मार दिया जाए. मेडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, इट एक्टिवेट्स हिस्टामाइन सीक्रेटिंग सेल्स. ठीक है, तो कहीं पे भी मास्ट सेल ने हिस्टामाइन रिलीज किया, इसको पता चल जाएगा, ये उधर जाएगा, जाके और रिलीज करवाएगा हिस्टामाइन और बढ़ाएगा एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, सो दैट डब्ल्यूबीसी ज्यादा आए और आके मारामारी करे और करके इस इन्फेक्शन से हम लोग को जल्दी राहत मिले. तो ये है इसका काम, ये है इसका काम, ये है इसका काम. इन दोनों का मैंने स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम जो स्ट्रक्चर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बना के तुम लोग को समझाया था. ठीक है, दैट मींस इन दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा होगा. ठीक है, दो पैराटोम माने ये एफएबी रीजन, एफसी रीजन, एफएबी, एफसी. ठीक है ना, सिंपल से मैंने दिखा दिया है, इसका नोट बना लो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू. So this is the remaining two antibodies that we need to talk about. The first one being IgG, and IgG is the mostly produced antibodies in our body. That means सबसे ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो है IgG. So it composes 75% of the total antibody.
स्टिमुलेट्स फेगोसाइटिक सेल, ठीक है। मतलब जब एक एंटीजन इस एंटीबॉडी से घिरा हुआ होता है, मैंने क्या बोला था, मैक्रोफेज बिना एंटीबॉडी का भी ये क्या कर सकता है, एनगल्फ कर सकता है, करके अपने अंदर फेगोसाइटोसिस कर सकता है। लेकिन अगर कोई एंटीजन पूरा एंटीबॉडी से घिरा हुआ होगा, एंड स्पेशली कौन सा एंटीबॉडी, दैट इज आईजीजी से अगर घिरा हुआ होगा, तो उस दौरान मैक्रोफेज का एक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सपोज ये एक बैक्टीरिया है एंटीजन, और यहाँ पे इस तरीके से ढेर आईजीजी, इस तरीके से ढेर आईजीजी इस बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर के रखा है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्सोनाइजेशन। सो एन ऑप्सोनाइज्ड एंटीजन जब इस कोई भी मैक्रोफेज को जब दिखाई देता है, तो उस मैक्रोफेज का फेगोसाइटोसिस करने का जो चाहत है वो बढ़ जाता है। इस बैक्टीरिया के ऊपर विदाउट एंटीबॉडी मैक्रोफेज धीरे धीरे इसको एनगल्फ करता, धीरे धीरे फेगोसाइटोसिस करता। लेकिन जब ये बैक्टीरिया के चारों तरफ एंटीबॉडीज विल बी देयर, ऑप्सोनाइज्ड हो जाएगा ये बैक्टीरिया, तब मैक्रोफेज का एक्शन क्या होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। वो मैक्रोफेज जल्दी से इस बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगा, करके इसको फेगोसाइटोसिस कर लेगा, ठीक है। सो दैट बेसिकली मींस व्हेनेवर आईजीजी इज opsonizing a particular antigen at that particular time, the action of macrophage increases rapidly, activates the complement system। complement system तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सोच सकते हो कि यहाँ पे कुछ कुछ complement proteins बाइंड करेगा, और बाइंड करके इस बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। बाइंड्स न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल भी बाइंड कर सकता है, अदर सेल्स एनकेकेटी ये सब भी बाइंड कर सकता है, करके एंटीजन को मार सकता है, ठीक है। It can opsonize and neutralize the toxins secreted by pathogens. Very important. ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो एक पैथोजन का टॉक्सिन्स को भी बॉडी से खत्म करने का एबिलिटी रखता है, वो है सिर्फ आईजीजी। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है और आके बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रिलीज कर रहा है, तो उन टॉक्सिन्स को भी न्यूट्रलाइज करना, उन टॉक्सिन्स को भी खत्म कर देना, ये एबिलिटी कौन रखता है, ओनली आईजीजी रखता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये तो एंटीजन को तो मारता ही है, लेकिन उस एंटीजन के साथ साथ उस एंटीजन का जो टॉक्सिक सिक्रेशन है उसको भी मारने का एबिलिटी ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी रखता है, ठीक है। ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, मदर के बॉडी से फिटस के बॉडी में जा सकता है, एंड फिटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। सो ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज आईजीजी, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है। नेक्स्ट है आईजीएम, ठीक है। आईजीएम में हम लोगों ने क्या लिखा है, इट मेक्स अप 5 to 10% ऑफ द टोटल एंटीबॉडीज। याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज तो याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, मैच द कॉलम दे देगा। प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडी दैट इज वन दैट फर्स्ट एक्टिवेट्स इन एन इनिशियल अटैक ऑफ एंटीजन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आता है, जब भी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना चालू करता है, तो वो कौन सा पहला एंटीबॉडी है जो बी लिम्फोसाइट फॉर्म करेगा और फॉर्म करके इन्फेक्शन साइट में भेजेगा मारामारी करने को, दैट इज आईजीएम, ठीक है। फिर आईजीजी को ग्रेजुअली प्रोड्यूस करेगा, करके आईजीजी को भी भेजेगा, लेकिन अमॉन्ग ऑल द एंटीबॉडीज व्हिच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड टू स्टार्ट ऑप्सोनाइजिंग, दैट एंटीबॉडी इज आईजीएम, ओके। इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ा ये है, क्यों है समझ में आएगा, इट हैज द हाई नंबर्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसलिए लार्जेस्ट है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईजीएम। यहाँ पे यू कैन सी कितना सारा पैराटोप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने ये एक टाइम पे 10 बैक्टीरिया को उड़ा देगा, समझ में आया ना। 10 बैक्टीरिया को एक साथ उड़ाने का एबिलिटी ये पर्टिकुलर एंटीजन रखता है। तो इसमें 10 पैराटोप्स है, और साइमल्टेनियसली इट कैन बाइंड विद 10 डिफरेंट बैक्टीरिया एंड इट कैन किल इट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। यहाँ पे एनकेकेटी ये सब बाइंड करेगा सेंट्रल रीजन में, और साइड से ये बैक्टीरिया के साथ बाइंड करेगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो, एंड ऑल दिस एंटीबॉडी ये सब ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड के थ्रू आवन जावन करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ह्यूमरल इम्यूनिटी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ब्लड mediated immunity, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कैन बी आल्सो कॉल्ड एज ब्लड मेडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज ऑल दिस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, एंटीबॉडी का ट्रांसपोर्ट, एंटीबॉडी का एक्शन इज मोस्टली और जनरली सीन इन आवर ब्लड स्ट्रीम, हेंस ह्यूमरल इम्यूनिटी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ब्लड मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटीबॉडी का डिस्कशन कर लिया, अब आगे का पोर्शंस में चलते हैं, ठीक है। इसका नोट बना, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन है
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होता है। कम ज्यादा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू तुम लोग को देने के लिए ये फिर से मैंने लिखा है। पहला पॉइंट एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन में क्या है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, एग्लूटिनेशन में पकड़ लो कोई बैक्टीरिया बॉडी में आके घुसा है, और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुस के ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, दिस बैक्टीरिया इज रिलीजिंग सम टॉक्सिन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए ये टॉक्सिन भी एक एंटीजन है और बैक्टीरिया तो है ही, तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो एन एंटीजन, टॉक्सिन इज ऑल्सो एन एंटीजन। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुस गया, घुस के कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर दिया। ठीक है, टॉक्सिन रिलीज करने के बाद हमारे बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज निकल के आया, और वो जो एंटीबॉडीज निकल के आया, वो एंटीबॉडी ने आके अपने आप को क्या किया, इस तरीके से बैक्टीरिया में अपने आप को बाइंड करना शुरू किया। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी ने आके अपने आप को बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन का इपिटोप में जो बाइंड किया, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एग्लूटिनेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन के बारे में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, द मोमेंट व्हेन द स्पर्म टचेस द फर्टिलाइजेशन कोन। सो दिस इज द सेम, द मोमेंट व्हेन द एपिटोप इज टच्ड बाय द पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एपिटोप ऑफ एंटीजन इज टच्ड बाय द पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी, दैट मोमेंट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जब एपिटोप एंड पैराटोप बाइंड कर जाएगा, तो ये बैक्टीरिया चारों तरफ से क्या होगा, एंटीबॉडी से घिर जाएगा, और जैसे ये बैक्टीरिया चारों तरफ एंटीबॉडी से घिरेगा, उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये हुआ बैक्टीरिया का बात। अब बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन रिलीज किया, इस टॉक्सिन का क्या करें, ये टॉक्सिन तो कंप्लीटली एक वाटरी टाइप का एक सिक्रेशन होगा, इस टॉक्सिन का क्या करें, वहां आता है ये वाला पॉइंट, प्रिसिपिटेशन। दैट मींस ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आईजीजी, ये आईजीजी क्या करेगा, ये आके इस टॉक्सिन के साथ यू कैन से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टॉक्सिन के साथ ब्लेंड होने लगेगा आईजीजी, एंड ड्यू टू दिस ब्लेंडिंग ऑफ आईजीजी विद द टॉक्सिन, ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन विल बिकम लिटिल बिट कैसा, ये लिटिल बिट सेमी सॉलिड नेचर में चला जाएगा, और जैसे ये सेमी सॉलिड नेचर में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब इस सेमी सॉलिड नेचर में जाने के बाद इस टॉक्सिन को क्या करेगा, इस तरीके से मैक्रोफेज आएगा, और आके ये मैक्रोफेज इस टॉक्सिन को एनगल्फ करेगा, करके अपने अंदर न्यूट्रलाइज कर देगा। सो टॉक्सिन विल गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द मैक्रोफेज, दैट इज दिस। सो ये जो दो पॉइंट है, प्रिसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, दिस टू आर रिलेटेड। ठीक है, आर रिलेटेड विथ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दी टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स का न्यूट्रलाइजेशन के साथ रिलेटेड है। अगर टॉक्सिन वाटरी लेवल पे रह जाता, तो उसको एनगल्फ करने में मैक्रोफेज को बहुत प्रॉब्लम होता, डिटॉक्सिफाई करने में मैक्रोफेज को बहुत प्रॉब्लम होता। इसलिए आईजीजी जो है वो आके इन टॉक्सिन्स के साथ ब्लेंड हो गया। ब्लेंडिंग के वजह से टॉक्सिन्स का जो नेचर है वो वाटरी से सेमी सॉलिड हो गया, तुरंत मैक्रोफेज ने एनगल्फ किया, करके डिटॉक्सिफाई कर दिया। लाइसिस, लाइसिस इज रिलेटेड विद दिस टू। लाइसिस माने क्या, ये जो एफसी रीजन है, अब इस एफसी रीजन में क्या होगा, यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, एनके, और बाइंड करके क्या करेगा, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर परफोरिन्स के थ्रू अटैक करेगा, जिसके वजह से बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन विल बी डिसइंटीग्रेटेड और इट विल बी डैमेज्ड, रप्चर्ड और व्हाटएवर यू से। समझ में आया ना। सो एग्लूटिनेशन इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एपिटोप ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। ऑप्सोनाइजेशन इज व्हाट, सराउंड any antigen which is completely surrounded or overlapped by what, by antibodies, that is opsonization. Lysis, after opsonization, NK, KT, CP, these things will bind in the Fc region and they are going to attack the cell membrane of the bacteria. So this and this are related with the pathogen, with the organism that enters our body, and this are related with the toxins that is secreted by the antigen or by the pathogen when it is present within our body. So I hope ये वाला पोर्शन समझ में आया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे नोट बना सकते हो, मैं बस एक्सप्लेनेशन के थ्रू बोला हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन में समझ में आया, एग्लूटिनेशन यू कैन राइट 1 लाइन नोट, ये 2 लाइन नोट। ठीक है, इस तरीके से नोट बना के भी रख सकते हो।
सो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एनसीईआरटी में इतना प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, लेकिन एंट्रेंसेस में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है. सो दिस इज दैट पार्ट विच वी आर टॉकिंग हियर. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्ट्स, अबाउट ट्रांसप्लांटेशन. ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा. कभी अगर किसी का किडनी, हार्ट, ये सब अगर खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, कंप्लीटली नॉट वर्किंग स्टेट में अगर चला जाए, नॉन फंक्शनल स्टेट में अगर चला जाए, सो द ओनली उपाय that a person has is to do what? Is to do transplantation, is to take a organ from an organ donor. ठीक है ना. बहुत सारा लोग आजकल ऑर्गन डोनेशन करते, तो जब वो लोग मर जाएंगे तो उनका ऑर्गन्स हम लोग ले सकते हैं, लेके हम लोग हमारे पेशेंट में डाल सकते हैं ना. तो ये सब चीजें हैं. नाउ द पॉइंट इज कि अच्छा, पॉइंट इसके बारे में बाद में आता हूँ. ऑर्गन और टिश्यू यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर कॉमनली कॉल्ड ग्राफ्ट्स. तो ग्राफ्ट क्या है ये समझ में आ गया होगा. ऑर्गन टिश्यू कॉमनली यूज्ड, ठीक है, फॉर ट्रांसप्लांटेशन, यही है ग्राफ्ट. अच्छा, ये जो लाइन है, ये लाइन में मैं बाद में आ रहा हूँ. नीचे का लाइन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. ग्राफ्ट्स कैन नॉट बी डन जस्ट फ्रॉम एनी सोर्स. ठीक है, किसी से भी बोले तुमने ले लिया कोई भी ऑर्गन, नहीं होगा. एक अमेज़न प्राइम में एक सीरीज है ब्रीथ बोल के, उस सीरीज में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में दिखाता है. So you will have to consider a lot of factors when you are going to take an organ from someone, or you are going to do a transplant. You will have to look at lot of factors. What are those factors? जितना हो सके उतना मैचिंग वाले इंसान से लेना पड़ेगा. अगर एक आइडेंटिकल ट्विन से दूसरा आइडेंटिकल ट्विन अगर कोई ऑर्गन लेता है, तो उस अगर एक आइडेंटिकल, मेरे घर के सामने से ट्रेन जाता है इसलिए थोड़ा, अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन से दूसरा आइडेंटिकल ट्विन कोई ऑर्गन लेता है, तो उसमें रिजेक्शन का चांस बहुत कम है. ठीक है ना, रिजेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि दो आइडेंटिकल ट्विन है, द टिश्यूज विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर. देखने में भी सेम है, अंदर का टिश्यू भी तो सेम होगा ना, तो इसमें रिजेक्शन का चांस बहुत कम है. उसके बाद आ जाता है सिबलिंग्स के बीच में भी अगर हुआ विथ सेम ब्लड ग्रुप भी मैच होना पड़ेगा. ठीक है ना, विथ सेम ब्लड ग्रुप अगर हुआ तो उसमें भी रिजेक्शन का चांस कम है. देन आता है मदर फादर, देन रिलेशन बढ़ाते जाओ. और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो भी तुमको कोई और इंसान से लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ तुम्हारा कोई लिनिएज नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई अनजान इंसान, लेकिन उसके साथ एटलीस्ट तुम्हारा ब्लड ग्रुप का मैचिंग होना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोगों ने किसी से भी लेके एक ऑर्गन लगा लिया हमारे बॉडी में, तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है. प्रॉब्लम ये होने वाला है कि किसी भी आदमी से अगर हम लोग ऑर्गन ले ले, तो उसके ऑर्गन का जो सेल है, उस ऑर्गन के सेल के सरफेस में भी क्या प्रेजेंट होगा, इपिटोप प्रेजेंट होगा, है ना. हमारा बॉडी का भी जो सेल्स है, इनमें इपिटोप नहीं है क्या, है, लेकिन हमारा एंटीबॉडी आके हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को क्यों अटैक नहीं करता है. सप्रेसर टी सेल मैंने समझाया था, जो डिस्टिंक्शन देता है इन ऑर्डर टू चूज बिटवीन सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल. लेकिन आज अगर तुम किसी और से ऑर्गन लोगे जिसके साथ तुम्हारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, तब उसका जो सेल का सरफेस होगा, उस सरफेस में जो इपिटोप होगा, उस इपिटोप का प्रेजेंस क्या करेगा, मास्ट सेल को इरिटेट करेगा. मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, हिस्टामाइन जैसे रिलीज होगा, क्या क्या आ जाएगा, मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल, एनके सेल, किलर टी सेल, कंप्लीमेंट प्रोटीन, ये सब आ जाएगा. बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी. आके मैक्रोफेज क्या करेगा, उस सेल को एनगल्फ कर लेगा. ठीक है ना, जो ऑर्गन तुमने लगाया उस ऑर्गन के एक सेल को एनगल्फ कर लेगा. एनगल्फ करके ब्रेक डाउन करेगा, करके पोर्शन दे देगा किसको, हेल्पर टी सेल को. हेल्पर टी सेल वो पोर्शन को उठाएगा, एनालाइज करेगा, सिग्नल भेजेगा बी लिम्फोसाइट को. बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, तुरंत तुमने जो ऑर्गन लगाया है उस ऑर्गन का एंटीबॉडी बना देगा. ये सारा एंटीबॉडी आगे ऑर्गन के अलग अलग सेल्स में बाइंड होना शुरू होगा. और एनकेकेटी, उनको तो कोई समझ नहीं है, उनको सिर्फ एफसी रीजन से समझ है. ये ऑर्गन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ये एनकेकेटी नहीं समझता है, ये बी लिम्फोसाइट नहीं समझता है, हेल्पर नहीं समझता है, मैक्रोफेज नहीं समझता है. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं. तो जैसे अभी ये एंटीबॉडीज आके इस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में बाइंड करना शुरू करेगा, एनकेकेटी आके इस ऑर्गन को मार देगा, तो ऑर्गन विल बी रिजेक्टेड, या फिर हो जाएगा तुम्हारा ऑर्गन फेलियर. ठीक है ना, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है. ग्राफ्ट्स कैन नॉट बी डन जस्ट फ्रॉम एनी सोर्स बिकॉज graft would be rejected sooner or later. Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking graft. ठीक है ना, अगर तुमने ऐसे ही लगा लिया किसी से भी, कोई ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है, टिश्यू मैचिंग नहीं है, ऐसे ही लगा लिया, तो क्या होगा, चांसेस क्या होने का चांसेस है, रिजेक्शन होने का चांसेस है. जल्दी हो या कुछ दिन बाद हो, लेकिन ऑर्गन रिजेक्ट होगा ही होगा.
सो थोड़ा सा इस रिजेक्शन से अगर तुमको बचना है तो तुमको ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग ये सब करना पड़ेगा, करके ही तुम ग्राफ्ट के लिए जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द प्रोटीन इन द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गेन, माने इपिटोप ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन को रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारा इम्यून सिस्टम एज फॉरेन एंड इनिशिएट सेलुलर इम्यूनिटी, एंड क्या करता है वो भेजना शुरू कर देगा सेल्स वेल्स जाके एंटीबॉडी बना, वो सेल्स वेल्स जाके एंटीबॉडी बना लेगा, फिर पूरा ऑर्गेन को खा देगा या मार देगा, ठीक है ना। तो यहां पे अब इस लाइन पे वापस आते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, है कि नहीं, क्योंकि अगर हेल्पर टी सेल एनालाइज नहीं करता है और एनालाइज नहीं करके अगर बी लिम्फोसाइट को नहीं बताता है तो एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होगा, एंड बिना एंटीबॉडीज का मैक्रोफेज अकेले इस ऑर्गेन को कितना मारेगा। अगर एक टिश्यू खा रहा है 2 टिश्यू रीजेनरेट हो जाएगा, फिर एक टिश्यू खा रहा है 2 टिश्यू रीजेनरेट हो जाएगा, तो मैक्रोफेज अकेले एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन को तो खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैक्रोफेज को एंटीबॉडी का साथ मिल गया तो जल्दी खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एंटीबॉडी का साथ बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन बोलता है? हेल्पर टी सेल बोलता है। तो कौन मेनली रिस्पांसिबल है एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने का? हेल्पर टी सेल। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हेल्पर टी सेल इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि अगर सिर्फ मैक्रोफेज मारता रहा तो वो जितना स्पीड में मारेगा उससे 2 गुना स्पीड में टिश्यू रीजेनरेट कर जाएगा, तो वो तो अकेले एक ऑर्गन को खत्म नहीं कर सकता है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है जब हम लोग ग्राफ्ट करते हैं, उससे बचने के लिए क्या किया जाए? एक है हिस्टोकम्पेटिबिलिटी, दैट मींस हम लोग को टिश्यू मैचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जिस आदमी से हम लोग ऑर्गेन लेंगे उस आदमी का इपिटोप, जो उसके ऑर्गेन के सेल्स का इपिटोप है, वो इपिटोप एंड हमारे बॉडी का जो ऑर्गेन फेल हो गया है वो इपिटोप के बीच में मैचिंग होना पड़ेगा। Without that matching if you take, then there is a chance कि cell mediated immunity will affect that particular organ, ठीक है ना। तो हमारे ऑर्गेन का जो सेल्स है उसका इपिटोप एंड किसी और जिससे हम लोग लेने वाले हैं उसका सेल्स का ऊपर का इपिटोप के बीच में सिमिलैरिटी होना जरूरी है। तो वो सिमिलैरिटी मैच करके अगर तुम ट्रांसप्लांट करते हो तो तुम बहुत टाइम तक इस ऑर्गेन को अपने अंदर, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गेन को अपने अंदर चला सकते हो। तो टिश्यू कंपेटिबिलिटी, टिश्यू का इपिटोप सेम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम होगा तो सप्रेसर टी सेल क्या करेगा? बोलेगा अरे हो सकता है ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है लेकिन इसका इपिटोप तो हम मेरे पहले ऑर्गन के इपिटोप के जैसा है, तो ये मेरा ऑर्गन ही हुआ तो इसको नहीं मारना है, तो बाकियों को भेज देगा यहाँ से कि नहीं यहाँ पे नहीं मारना है ये हमारा ही ऑर्गन है, हमारा ही सेल है ना। दूसरा है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अगर बाय चांस तुमको टिश्यू कंपेटिबिलिटी नहीं मिला, तुमने सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग करके तुमने ले लिया, तो भी प्रॉब्लम होने का चांस है। तब हम लोग क्या करेंगे? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाएंगे, जो है कौन? जो है साइक्लोस्पोरिन। और साइक्लोस्पोरिन जो है ये क्या करता है? साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को काम करने से रोक देता है ये ड्रग्स, तो जिसके वजह से हमारे बॉडी में हेल्पर टी सेल का जो काम है कि कोई भी फॉरेन सेल अगर मिलता है तो मैक्रोफेज उसको एनगल्फ करके पार्टिकल दे देगा हेल्पर को, हेल्पर उठाएगा, उठा के सिग्नल देगा बी लिम्फोसाइट को। ये नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तब लिया जाता है जब टिश्यू मैचिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग के भरोसे हम लोगों ने ट्रांसप्लांट करा लिया है, तब रिजेक्शन होने का चांस है। तो क्या करना पड़ेगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोकना पड़ेगा। एंटीबॉडी फॉर्मेशन कैसे होगा? जब हेल्पर सिग्नल देगा तब होगा। हेल्पर इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ऐसा ड्रग्स का जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे, जिसके वजह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना हो पाए, एक ऑर्गन खराब ना हो, ठीक है। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ ग्राफ्ट। नाउ वी विल मूव इनटू द टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, ठीक है। सो ये है 4 टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। पहले मतलब सोचो जितना नीचे आते जा रहे हैं उतना रिजेक्शन का चांस बढ़ रहा है, ये बस याद रखना, ठीक है। जितना अभी इससे नीचे आते जाएंगे, ठीक है, उतना रिजेक्शन का चांस बढ़ते रहेगा। पहला है ऑटोग्राफ्ट, वन एरिया टू अनदर एरिया ऑफ सेम इंडिविजुअल। स्किन बर्निंग, बहुत लोगों का स्किन बर्न हो जाता है, तब क्या हो जाता है? उस जगह पे और स्किन ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो स्किन है, हमारे स्किन में स्पेशली जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस में एक मदर लेयर होता है नीचे, वो मदर लेयर ऊपर का लेयर्स को फॉर्म करता है या ऊपर के लेयर्स को वो मदर लेयर बनाता है, ठीक है। उस लेयर को हम लोग बुलाते हैं स्ट्रेटम जर्मी स्ट्रेटम बेसिलिस,
ठीक है, उस लेयर का नाम है स्ट्रेटम बेसिलिस। तो वो स्ट्रेटम बेसिलिस क्या करता है, अपने ऊपर सेवरल लेयर्स बनाता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, है ना, इस तरीके के सेवरल लेयर्स वो बनाते रहता है। तो सबसे नीचे का जो लेयर होता है वो स्ट्रेटम बेसिलिस। अगर वो लेयर जल गया तो ऊपर का लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कभी स्किन जलने से क्या किया जाता है, दूसरे ऑर्गन से स्किन को उठा के लाके यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरा पोर्शन से वहां पे। तो एक ही इंडिविजुअल का डिफरेंट बॉडी पार्ट से एक और बॉडी पार्ट में अगर हम लोग ऑर्गेन्स को अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसको हम लोग ऑटोग्राफ बुलाते हैं। एग्जांपल स्किन ग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ, ग्राफ बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, इसमें भी सक्सेस हो जाएगा। आइडेंटिकल ट्विंस का ऑल द टिश्यूज वगैरह सेम है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग लेने का जरूरत ही नहीं है, सक्सेसफुल। एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ में क्या हो जाएगा, जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्लोजेस्ट रिलेटिव का किसी के साथ भी ना तुम्हारा टिश्यू मैचिंग हो रहा है, ना ब्लड ग्रुप मैचिंग हो रहा है। तब तुमको क्या उपाय क्या है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप का सेम मैचिंग किसी और इंसान से तुमको ऑर्गेन लेना पड़ेगा, और इंसान से ऑर्गेन लोगे तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी नहीं होगा, तब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के भरोसे रहना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग खाओगे तो इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि हेल्पर टी सेल जो है वो बॉडी से थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो तब क्या होगा, तो दूसरा कोई बैक्टीरिया वायरस आके अगर घुसेगा तो हेल्पर टी सेल विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। तो जिन लोगों का ग्राफ्टिंग होता है, दे आर रिकमेंडेड टू स्टे इन अ वेरी हाइजेनिक कंडीशन, माने एक्सट्रीमली हाइजेनिक कंडीशन। किसी भी तरीके से अपने बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस को जाने नहीं देना है। दैट इज व्हाई आई सेड कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स विल गेट रिजेक्टेड सूनर और लेटर, ठीक है ना, बिकॉज या फिर डेथ ज़्यादा डिले नहीं होगा। डेथ भी मतलब कुछ टाइम के लिए बस तुम उसको डिले कर सकते हो डेथ को, बाय डूइंग दैट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। जीने का चाहत है लोगों में तो कुछ टाइम के लिए भी जिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेनोग्राफ्ट, इसमें तो हो ही गया और काम। इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पीक टू ह्यूमन, लिवर खराब हो गया, पीक से तुमने ले लिया है, सिर्फ पीक के साथ तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है, तुमने पीक से उसका लीवर लेके अपने बॉडी में घुसा लिया है, तो इसमें क्या होगा, रिजेक्शन का चांस भयंकर, ठीक है ना। लेकिन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग तुमको खा के अपना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को थोड़ा सा रोक के रखना पड़ेगा, और वो रोक के रख के तुम जितना टाइम तक जिंदा रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ ग्राफ्स पे। इम्यूनिटी का थोड़ा सा और बाकी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों का देने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मेक प्रॉपर नोट्स, डाउट्स बना के रखो। नेक्स्ट जब भी हम लोग का डाउट सेशन होगा, यू विल हैव टू आस्क डाउट्स इफ यू हैव एनी। ओके, बाय बाय।